तो जनाब आज हमारे बूटस्ट्रैप कोर्स का है डे नंबर 3 और जनाब आज के दिन हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर रीऑर्डरिंग के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप के क्लासेस के बारे में जानेंगे, टेबल के बारे में जानेंगे और फॉर्म के बारे में जानेंगे कि ये सब आपकी बूटस्ट्रैप से कैसे डिजाइन होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये पूरा कंप्लीट देखना है, आपको सारी बातें समझ में आ जाने वाली हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग के डे 3 है बूटस्ट्रैप का। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले रीऑर्डरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीजें समझेंगे सबकी स्लाइड्स बनी हुई है। रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास मान लो 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम्स में मान लो कोई कॉलम पहले आ रहा है, कोई कॉलम दूसरे नंबर पे आ रहा है, कोई तीसरे नंबर पे आ रहा है। बट आप चाहते हो कि मैं एक परफेक्ट स्क्रीन साइज पे, मान लो मीडियम स्क्रीन साइज है या फिर स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये जितने भी स्क्रीन साइज हैं इन पे मैं दूसरा साइज रखूं और इनसे ऊपर के जितने स्क्रीन साइज है इन पे मैं दूसरा रखूं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है, पिछली वीडियो में ही हम लोग ने बना लिया था। ओके, कंटेनर के बाद में यहाँ पर एक डिप बनी है रो वाली। ठीक है, और रो वाली डिप के अंदर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 2 कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। कॉलम्स को हम लोग ने एक बीजी प्राइमरी कलर दिया है, दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सेस दे सकते हैं, थोड़ा सा कलर ठीक लगेगा देखने में। ओके, इसको कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले अभी क्या चीज़ शो हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें शो हो रही हैं, एक ये। ओके, अब इन लोग को यार परफेक्ट कुछ अपनी हाइट देनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर में ना आके यहाँ पर रो में हम लोग हाइट दे देते हैं। थोड़ा इसको हाइट देने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर मान लो हम लोग मिनिमम हाइट 400 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, 400 पिक्सल्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका लाइव यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं, ये लो। ठीक है, एक ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का। हम लोग क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं, 3 हो जाएंगे तो ज़्यादा सही होगा हम लोग के पास में। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी एंड कंट्रोल D और यहाँ पर इसको कलर दे देंगे डेंजर, मतलब रेड कलर का। ठीक है, ये सब क्लासेस होती हैं, हम लोग कलर के बारे में भी जानेंगे, एक एक करके सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेंजर। और यार 400 ना देके 300 करो, बस काम खत्म। ठीक, तो यहाँ पे 3 हमारे पास ब्लॉक है, एक डिव नंबर 1 है, एक डिव नंबर 2 है, एक डिव नंबर 3 है। अब अगर देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आ रहा है डिव 1, डिव 2, डिव 3, अगर इनको आपको व्हाइट कलर से करना है तो आपको बस क्लास जहाँ पे आपने दी उसी के अंदर जाकर एक क्लास दे दो टेक्स्ट और फिर उसके अंदर व्हाइट लिख दो। ठीक है, आप व्हाइट कलर में देना चाहते हो तो ये लिख दो। इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी टेक्स्ट व्हाइट को, कंट्रोल C एंड सभी के अंदर लाकर डाल देंगे, जिससे सभी के कलर व्हाइट हो जाएं, जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है वो व्हाइट हो जाए। तो आप देखते हैं तो ये व्हाइट हो गया। ओके, अब देखो डिव 1 पहले आ रही है, डिव 2 दूसरे पे आ रही है, डिव 3 तीसरे पे आ रही है। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो हम लोग ने कुछ ब्रेक पॉइंट्स बना रखे हैं। हम चाहते हैं कि मान लो जैसे कि जो हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल है और मीडियम है, उन पर तो जैसे अभी आ रहा है सेम टू सेम ऐसे आए, मतलब जो अभी डिफॉल्ट 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग पे आ रहा है वैसे ही आए। बट उसके ऊपर जो साइजेस हैं, मान लीजिए आपका लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया और एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, उन पे हम लोग दूसरी तरीके से लाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लो अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट रूप से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूप से क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट रूप से आ रहा है 1, 2, 3। ठीक है, और ये कहाँ तक आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये आए आपका यहाँ से यहाँ तक का, मीडियम तक का। ठीक है, मीडियम तक तो ऐसे ही रहे 1, 2, 3, पर मीडियम के ऊपर जैसे अभी कौन सी स्क्रीन साइज खुली है, अभी खुली एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज। ठीक है, जो कि मेरी लैपटॉप में एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है पर एक्स्ट्रा लार्ज तक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो नीचे के 3 हैं ये 3, ठीक है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, इनमें कैसा आना चाहिए, इनमें हम लोग कैसे चाहते हैं कि मान लो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर को 2 फिर 3 फिर 1, मतलब जो पहले आ रहा था वो दूसरे पे आएगा, जो दूसरा आ रहा था वो तीसरे पे आएगा और जो तीसरा आ रहा था वो पहले पे आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से ऑर्डर में रखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये ऑर्डर नीचे कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C। ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ, इससे कुछ होता नहीं है, ये मत सोचना। तो हम लोग चाहते हैं कि नीचे के जो ये साइज है इनमें ऑर्डर चेंज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारे कॉलम्स वाले डिव हैं इनके अंदर आपको जाना है, इनको ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो यही क्लास के ही अंदर हम लोग ऑर्डर इनको बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिखना है सबसे पहले, ORDER ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आप इतना मान के चलो
कि मालूम मुझे लार्ज स्क्रीन पे कैसा दिखाना है, तो लार्ज स्क्रीन से हमको चाहिए, ठीक है, लार्ज से जितने भी ऊपर होंगे एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज उन पे सेम CSS अप्लाई होगी, मतलब सेम बूटस्ट्रैप काम करेगी, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। तो ऑर्डर लार्ज, फिर यहाँ पे हम लोग पहले वाले को किस नंबर पे लाना चाहते हैं, पहले वाले को हम लोग दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं। ओके, अब इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है, ये पहला डिव था, इसको हम लोग दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं। दूसरे डिव को हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे वाला जो डिव है उसको हम लोग लाना चाहते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरा वाला डिव है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको लाना चाहते हैं पहले नंबर पे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं। आप देख लो आपके सामने अभी कौन सा स्क्रीन साइज खुला है, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर का फुल साइज है एक्स्ट्रा लार्ज। तो जनाब अब आप ये मान के चलो कि अभी कैसा आ रहा है, देखो जो पहला था यहाँ पे देखो, मैं अभी इसको छोटा करता हूँ तब देखना एक अलग साइज दिखेगा, और अब देखो डिव 1 पहले आ रहा है, डिव 2 दूसरे में आ रहा है, और ये डिव 3 है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी कैसे आ रहा है, पहले डिव 1 आ रहा है, फिर डिव 2 आ रहा है, फिर डिव 3 आ रहा है। पर जैसे ही हम लोग मीडियम साइज से उसको बड़ा करेंगे, जैसे ही मीडियम साइज से बड़ा करेंगे, जैसे ही लार्ज साइज को छुएगा तैसे ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब डिव 3 पहले आ रहा है, डिव 1 बीच में आ रहा है, और डिव 2 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डरिंग चेंज हो गई, इसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग करना। तो हम लोग स्क्रीन साइज के हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये हम लोगों ने किस पे लगाया है, हम लोगों ने लार्ज स्क्रीन साइज पे लगाया है। और ये मैंने नंबर 1 वाली वीडियो जो डे 1 थी उसी पे बताया था कि अगर आप किसी भी मान लो जैसे यहाँ ब्रेक पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आप लार्ज पे लगा देते हो कोई चीज़, तो लार्ज से जितने बड़े स्क्रीन साइज होंगे, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हो चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हो, उन पे सेम अप्लाई होता है। अगर आप मीडियम पे लगा देते हो तो मीडियम से जितनी स्क्रीन साइज बड़ी होंगी, लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, इनमें सेम अप्लाई होगा। बस छोटे, जैसे मैंने लार्ज पे अगर कोई चीज़ लगाई है तो लार्ज से जो छोटी स्क्रीन साइज है लाइक मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, इनमें क्या होगा, इनमें बाय डिफॉल्ट जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बाय डिफॉल्ट पहले था, देखो वैसे ही हो जा रहा है 1 2 3। हम लोग का काम किस पे कर रहा है, हम लोगों ने लगाया सिर्फ लार्ज पे है, और काम किस पे कर रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज पे कर रहा है, और एक्स्ट्रा लार्ज पे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हो कि आपने लगाया सिर्फ लार्ज पे है, तो उसके ऊपर जितने स्क्रीन साइज है उन पे तो काम सेम करेगा। पर लार्ज पे अगर आपने लगाया है तो उससे जो नीचे स्क्रीन साइज है, जैसे मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, और एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, इन पे बाय डिफॉल्ट जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो ये हम लोग सीख चुके हैं रीऑर्डरिंग करना। हम लोग और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने लार्ज के लिए लगाया है, हम लोग मीडियम के लिए भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लार्ज पे लगा रहने दो, ठीक है, हम लोग मीडियम के लिए भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ORDER ऑर्डर। फिर इस बार मीडियम के लिए लगा रहा है तो MD क्लास लिखेंगे। MD के बाद में हम लोग को क्या लिखना है, देखो पहला वाला जो है वो किस पे आना चाहिए, पहला वाला आना चाहिए दूसरे नंबर पे, ठीक है, पहला वाला आना चाहिए दूसरे नंबर पे। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, और दूसरा वाला आना चाहिए पहले नंबर पे। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको करा कॉपी, और दूसरा वाला किस पे आना चाहिए, पहले नंबर पे, ठीक है, और पहला वाला तीसरे पे रहना चाहिए, पहला वाला जो है वो तीसरे ही पे रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप लगाओ चाहे ना लगाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला नहीं तीसरा वाला तीसरे ही पे रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया, लार्ज पे भी लगाया है और मीडियम पे भी लगाया है। लार्ज पे क्या लगाया है कि लार्ज पे पहला वाला दूसरे नंबर पे है, दूसरा वाला डिव टैग तीसरे नंबर पे है, और तीसरा वाला पहले नंबर पे है। मीडियम स्क्रीन साइज में क्या होना चाहिए, पहला वाला दूसरे नंबर पे है, दूसरा वाला पहले नंबर पे है, और तीसरा वाला तीसरे पर ही रहे। तो हम लोग देखो 2 पर लगाए हैं, एक हम लोग ने लगाया लार्ज पर, एक लगाया मीडियम पर। तो मीडियम पे भी चेंज कर सकते हैं। मीडियम पे हम लोग ने क्या किया, पहला वाला दूसरे नंबर पे, दूसरा वाला पहले नंबर पे, और तीसरा वाला तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो अब आप देखना 2 जगह चेंजमेंट आएगा, एक लार्ज स्क्रीन साइज पे आएगा, एक मीडियम पे भी आएगा। मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये कौन सा साइज खुला है, ये खुला है लार्ज स्क्रीन साइज से ऊपर जो है एक्स्ट्रा लार्ज। तो एक्स्ट्रा लार्ज पे देखो जो हम लोग ने लगाया था, पहले डिव 3, फिर डिव 1, फिर डिव 2, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, उसको ले जाता हूँ मीडियम पे। अभी जब तक लार्ज रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। अब जैसे ही मीडियम टच हुआ, मीडियम पे क्या आ रहा है, डिव 2 पहले आ रहा है, डिव 1 बीच में आ रहा है, डिव 3 जहाँ पर है वहीं पर है। अब मीडियम से जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे, मीडियम से नीचे मतलब स्मॉल पे जाएंगे, तो देख लेना फिर नॉर्मल अपना बाय डिफॉल्ट रूप में आ जाएगा। देखो बाय डिफॉल्ट रूप में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा,
ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। हम लोगों ने दो जगह पर यूज किया है, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम पे लगा दिया, मीडियम पे ये लगाया कि पहले दूसरे नंबर वाला आए, फिर पहले वाला नंबर आए, फिर तीसरा वाला आए, ठीक है। और एक हम लोगों ने लगाया लार्ज पे। लार्ज पे लगाने से क्या हुआ है कि लार्ज से जितने बड़े स्क्रीन साइज है वो लार्ज वाली ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग लार्ज पे ना लगाएं तो मीडियम वाली इन सब पे अप्लाई होगी, ठीक है। अगर लार्ज पे आप नहीं लगाते हो कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास तो आपका मीडियम वाली ही इस सब पे अप्लाई होगी। पर चूंकि लार्ज पे लगा है, लार्ज पे क्या लगा है, पहले दूसरे नंबर वाली है, फिर तीसरे वाली है, फिर पहले वाली है, इसलिए इन सब पे बाय डिफॉल्ट ये काम कर रही है। मीडियम पे एक अलग काम कर रही है और बाकी के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्मॉल है और स्मॉल है इनमें बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्मल आती है वैसे ही आएगी, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तो ये था हमारा रीऑर्डरिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के मन में हो सकता आ रहा हो, थोड़ा सा जो ध्यान से पढ़ रहे होंगे, भैया मान लो आपने यहाँ पर दिया, क्या कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मीडियम वाला हटा ही देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मीडियम वाला हटा देते हैं, फिर हम लोग आपको बताते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको क्या करते हैं, मीडियम वाला हटा देते हैं। तो यहाँ से भी हटाएंगे, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने लार्ज स्क्रीन साइज पर यह दिया है कि पहला जो डिव है वो दूसरे नंबर पे आए, दूसरा जो डिव है वो तीसरे नंबर पे आए और तीसरा जो डिव है वो पहले नंबर पे आए, ठीक है। पर मैं मान लो कि पहले वाले डिव को देते ही नहीं हूं, मैं पहले वाले डिव को ऑर्डर ही नहीं बताता हूं कि इसको कहां पर आना है। ध्यान से समझना, मैंने दूसरे वाले डिव को बताया कि तुम तीसरे नंबर पे आना, तीसरे वाले डिव को बताया कि तुम पहले नंबर पे आना, पर पहले वाले को बताया नहीं कि तुमको किस नंबर पे आना है। तो जब आप किसी डिव को ऑर्डर नहीं बताते हो कि उसको किस नंबर पे आना है जनाब, तो वो क्या करता है कि वो बाय डिफॉल्ट पहले पर ही आता है। क्या समझे, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप किसी डिव को ऑर्डर नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पहले नंबर पे ही आएगा। तो कहोगे भैया जब पहले नंबर पे ये आएगा तो फिर यार यहां पर पहला दिया है, ये कहां पर जाएगा। तो समझो आपने डिव 1 को कुछ भी नहीं बताया कि उसको कहां पर आना है, तो वो पहले नंबर पे आएगा। फिर आपने डिव 3 को बताया कि तीसरी दिया है, तो तीसरा नंबर सबसे बड़ा होता है इसलिए वो लास्ट पे आएगा। अगर आप 3 की बजाय यहाँ पे 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तब भी लास्ट में आ गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लास्ट में आता है। फिर बचा ये 1, अब इसको 1 पे आना था, चूंकि 1 पे पहली वाली डिव ही आ रही है क्योंकि उसको ऑर्डर मिला नहीं है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक सेकंड रुकना, अभी रुकना, बड़ा साइज करता हूँ। ये लो, डिव 1 अपनी ही जगह पे आ रहा है क्योंकि उसको ऑर्डर नहीं मिला था कहां पर रहना है। डिव 3 को ऑर्डर मिला था कि इसको दूसरे नंबर पे आना है, और डिव 2 को पहले नंबर पे रखा गया। यहाँ पे मैं दिखाता हूं, डिव 3 को क्या मिला था कि इसको यहाँ पे पहले नंबर पे आना है, क्योंकि पहले नंबर पे नहीं आ सकता इसलिए क्या कर रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। और डिव 2 को क्या मिला था, इसको तीसरे नंबर पे आना है, तो वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो एक क्वेश्चन अगर कोई करता है बाय डिफॉल्ट, अगर कभी आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, अगर बूटस्ट्रैप में कोई पूछता है कि ऑर्डर देते समय अगर हम लोग पहली डिव को कोई ऑर्डर नहीं देते हैं और दूसरी डिव को ऑर्डर देते हैं और तीसरी डिव को ऑर्डर देते हैं, जैसे यहीं पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हम लोग ने दूसरी डिव को कहा है कि तुम तीसरे नंबर पे आना और तीसरी को कहा है पहले नंबर पे आना, और पहली को ऑर्डर दिए ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पहली वाली डिव पहले ही स्थान पे आएगी। ठीक है, जिस डिव को आप क्लास नहीं दोगे ऑर्डर वाली, ठीक है, जिस डिव को आप ऑर्डर नहीं दोगे वो पहले स्थान पे आएगी। ठीक है, तो ये पहले स्थान पे आ रही है। अगर आप यही चीज दूसरे के साथ कर दो, दूसरे का ऑर्डर हटा दो, तो जिसमें ऑर्डर नहीं लगा होगा वो पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, तो मान लो डिव 1 पे ऑर्डर नहीं लगा इसलिए पहले स्थान पे आएगा। अब चूंकि यहाँ पर डिव 3 को पहले स्थान पे आना था तो ये दूसरे पे आएगा, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर दिए गया तीसरा, तो ये तीसरे स्थान पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे तीसरा हटा के यहाँ पे 8वां भी लगा दूं तब भी ये तीसरे स्थान पे आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है और यहाँ पर 3 ही डिव है, तो सबसे लास्ट में यही आएगा। ओके, और अगर यहाँ पे कर दें दूसरा, तब देखो क्या होता है। दूसरा करने पे क्या है कि अभी भी देखो सेम वही सिचुएशन है, इसने कुछ भी अपने हिसाब से अलग नहीं किया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसको आपने 1 दे रखा है तो 1 कम है तो 1 पहले आएगा, 2 ज्यादा है तो 2 बाद में आएगा। जो ज्यादा नंबर होता है वो बाद में आता है, जो कम नंबर होता है वो पहले आता है। ये रूल आपको बस याद रखना है, बाकी आप ऑर्डर कभी भी भूलोगे नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपने जिसको कम नंबर दिया है वो पहले आएगा, जिसको ज्यादा नंबर दिया है वो बाद में आएगा, और जिसको दिया ही नहीं है वो सबसे पहले आएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको ऑर्डर को हटा देता हूं जनाब। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको कुछ और चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो आज का ये जो डे है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करें। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेट हो रही है बिकॉज मेरा कुछ एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, 16 तारीख को, इस वजह से मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, डिव 1, डिव 2, डिव 3, 3 हमारे पास डिव हैं। इनमें से क्या करते हैं, एक डिव हटा देते हैं और आपको क्या सिखाते हैं, अब हम लोग सिखाने वाले हैं
कॉलम्स ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है अभी आप जान जाओगे, 2 मिनट आपको लगेगा। कॉलम ऑफसेटिंग, तो एक डिव हटा देते हैं, हम लोग के पास सिर्फ एक डिव 1 है और एक डिव 2 है, ठीक है भैया। अब क्या कर सकते हैं, ये देख लो 1 है और 2 है। हम लोग कर क्या सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको, जैसे ऑफसेटिंग का मतलब क्या होता है, अभी डिव 1 दीवार से किनारे चिपका है लेफ्ट हैंड साइड से, और डिव 2 डिव 1 से लेफ्ट हैंड साइड पे चिपका हुआ है। हम चाहते हैं कि जो डिव 1 है वो दीवार से एक कॉलम की दूरी पर आए, एक कॉलम की दूरी पर। उससे पहले आपको ये समझ लेना होगा कि ये जो 2 डिव हैं ये 4-4 कॉलम की हैं। तो 4-4 कॉलम की मतलब है कि 8 कॉलम यूज हो रहे हैं, 4 कॉलम अभी बचा है। मतलब एक रो के अंदर 12 कॉलम ही होते हैं, तो 4 कॉलम अभी बचा है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर कोई नया आया है तो प्लीज देख लेना जाके, नहीं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 4-4 कॉलम की 2 डिव बनी है, 4 कॉलम अभी बचा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इधर लेफ्ट साइड से ये जो पहली वाली डिव है ये एक कॉलम की दूरी पर आए, मतलब एक कॉलम की दूरी बनाकर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाली डिव में जाएंगे और यहां पर हम लोग को क्या करना है, ऑफसेट करके लिखना होगा। OF, ध्यान से लिखना है, FSET, ठीक है। और यहां पर हम लोग को ऐसे डैश का निशान लगाना है, इसको हम लोग हाइफन बोलते हैं, ठीक है। ये लगाया, अब इसको 1 कॉलम की अगर स्पेस देनी तो 1 लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये एक कॉलम की दूरी पर आ रहा है ब्लू वाला, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले कॉलम के क्या करूंगा कि पहले वाले कॉलम और दूसरे वाले कॉलम के बीच में 2 कॉलम की दूरी है, तो मैं दूसरे वाले कॉलम की जो डिव है उसके पास जाऊंगा और यहां पर भी क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा जो मैंने वहां पर करी थी, ठीक है। तो यहां पर ऑफसेट -2, अब यहां पर 2 कॉलम की दूरी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो 2 कॉलम की दूरी पे आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि डिव 1 1 कॉलम की दूरी ले रहा है, डिव 2 2 कॉलम की दूरी ले रहा है, क्योंकि हम लोग ने डिव 2 में ऑफसेट 2 यूज किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, आप इसको चाहे जितना बड़ा साइज कर लें चाहे जितना छोटा कर लें, इसकी स्पेस बरकरार रहेगी, ठीक है। डिव का साइज देखो घट रहा है, डिव का साइज घट रहा है, पर आपने जितने कॉलम की दूरी दी है वो कॉलम उतना बरकरार है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि स्पेस बरकरार उनका, पर अगर मान लो जैसे छोटी स्क्रीन है तो छोटी स्क्रीन में क्या है, एक कॉलम की इतनी जगह होगी, और बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी स्क्रीन में जाहिर सी बात एक कॉलम की थोड़ी ज्यादा जगह होगी, ठीक है। बट ये मान के चलो कि आप डिफरेंस देख पा रहे हो, छोटी स्क्रीन पे भी नीला वाला 1 कॉलम की दूरी पर है और हरा वाला 2 कॉलम की दूरी पर है, ठीक है। अब छोटी स्क्रीन में जो 2 कॉलम का साइज है वो छोटा होगा और बड़ी स्क्रीन में बड़ा होगा। आप भी ये चीज समझ सकते हो। मालूम है, इसको बड़ा कर दूं तो देखो यार 2 कॉलम की जगह ज्यादा ही होगी, ओके। ये चीज आपने समझी। अब अभी क्या है, हम लोग ने ऑफसेट और डायरेक्ट उसको वैल्यू दे दी कि 1 कॉलम की दूरी चाहिए, 2 कॉलम की दूरी चाहिए। हम लोग इसको पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के साथ भी दे सकते हैं। अब ये ना कहना ब्रेक पॉइंट क्या होता है, भैया यही ब्रेक पॉइंट होते हैं जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ऑफसेट को क्या करें, हम लोग बता दें कि लार्ज स्क्रीन पे क्या करो, आप 1 कॉलम की दूरी बना लो लार्ज स्क्रीन पे, पर मीडियम पे जाने के बाद में आप उसमें क्या करो, छोटा हो जाओ, जैसे नॉर्मल होते हो वैसे हो जाओ। तो मैंने क्या LG और LG में किया 1, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, अभी एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर इससे भी स्क्रीन ऊपर ले जाओगे तो एक्स्ट्रा लार्ज होगी, उस पर भी सेम होगा। इससे और बड़ी स्क्रीन ले लो, उस पर भी सेम अप्लाई होगा। बट जब इससे छोटी ले जाओगे, मतलब अभी क्या है, अब ये लार्ज स्क्रीन साइज है, अब लार्ज से मैं जैसे मीडियम पे ले जाता हूं, देखो खत्म, यहां से देखो मीडियम स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी तक क्या है, अभी लार्ज स्क्रीन साइज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है। इससे बड़ा मेरा कंप्यूटर होता तो वो एक्स्ट्रा लार्ज होता, पर जैसे ही मैं इसको देखो यहाँ पे लार्ज है, अब लार्ज से जैसे ही मैं थोड़ा और कम करूंगा ये हो गया मीडियम स्क्रीन साइज। अब मीडियम से क्या हो रहा है कि जैसे ही लार्ज पे आपने लगाया है, देखो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पे लार्ज पे आपने ऑफसेट लगाया है, तो लार्ज से जितने नीचे स्क्रीन साइज होंगे, मैंने फिर से यही बात कह रहा हूँ, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ कि आप जिस पे लगाते हो, मान लो लार्ज पे लगाया है तो उससे ऊपर जो स्क्रीन साइज होगा उनमें तो सेम चीज आएगी, पर उनसे जो नीचे स्क्रीन साइज है उनमें बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब जैसे नॉर्मल आता है वैसे ही आने लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लार्ज पे 1 लगाया हुआ है, ठीक है। ऑफसेट को क्या है, लार्ज स्क्रीन साइज पे 1 लगाया है, तो लार्ज से जो बड़ी स्क्रीन साइज है उन पे तो लग के आएगा, पर लार्ज से जो छोटी स्क्रीन साइज है लाइक मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, उनमें बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये देखो अभी बाय डिफॉल्ट है, और जैसे हम लोग मीडियम से थोड़ा ऊपर जाएंगे, देखो फिर से 1 कॉलम की जगह आ गई। बट आपने एक चीज नोटिस करी क्या, यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि मीडियम पे ले जाने पर क्या है कि पहले वाला जो डिव 1 है उसमें हम लोग ने 1 कॉलम की स्पेस दी थी, वो तो जा रही है, पर डिव 2 में जो हम लोग ने 2 कॉलम की स्पेस दी है वो नहीं जा रही है। देखना, मैं जैसे इसको लार्ज स्क्रीन पे ले जाता हूं तो देखो ये 1 कॉलम की जगह है लेफ्ट साइड में, ये देखो गायब हो जाएगी, ये देखो गायब हो गई, पर ये नहीं गायब हुई। भैया ये क्यों गायब होगी, क्यों ही गायब होगी, क्यों? देखो यहाँ पर हम लोगों ने कोई स्क्रीन साइज नहीं दिया, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ऑफसेट 2 लिखा है।
जब आप कोई स्क्रीन साइज नहीं देते हो, लाइक LG, MD, SM, XL, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज नहीं देते हो, तो आप क्या है, सब में सेम अप्लाई होता है, चाहे वो छोटा स्क्रीन साइज हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो। पर अगर आप जैसे ऊपर वाले में हमने क्या किया, LG में दिया है 1, तो क्या है कि यहां पर आपको अलग अलग मिलेगा। यहां पर आपको क्या है कि एक्स्ट्रा लार्ज से लेकर लार्ज तक का तो सेम मिलेगा, पर जैसे ही लार्ज से आप नीचे जाओगे, क्योंकि आपने लार्ज तक ही दिया, लार्ज से नीचे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे अपने आप आता था वैसे ही आ जाएगा। पर इसमें हम लोगों ने कोई स्क्रीन साइज नहीं दिया है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए ये वाले में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसमें देखो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब एक काम और हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा लार्ज स्क्रीन साइज तक तो एक कॉलम के आप रखो, एक कॉलम की दूरी रखो। पर अगर हम यहाँ पे एक और ऑफसेट बना दें कुछ इस तरीके से, ऑफसेट, और मैंने कहा मीडियम पे क्या करो, लार्ज तक एक रखो और मीडियम पे जाने के बाद में आप 2 कर दो, मीडियम पे जाने के बाद 2 कर दो। तो अब जनाब आप देखना, मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ ये चीज़, इसको मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ, 1 सेकंड रुकना। ओके, अभी देखो क्या है, एक कॉलम की जगह है, ध्यान से देखना। अभी कौन सी स्क्रीन साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज, तो अभी एक कॉलम की जगह है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर लार्ज पे, अभी भी एक कॉलम की जगह है, क्योंकि लार्ज तक हम लोग ने एक कॉलम ही दिया है। अब मैंने क्या कहा था, मीडियम पे जब जाना तो 2 कॉलम का हो जाना। तो देखो जैसे ही मीडियम को टच करेगा, अभी भी देखो लार्ज स्क्रीन साइज है, अब ये टच करने लगा मीडियम को, देखो इसने 2 कॉलम की जगह ले ली। कैसे ले ली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बताया हुआ है इसको कि लार्ज तक, एक्स्ट्रा लार्ज से लेके लार्ज तक आप रहो तो 1 रखो, और जैसे ही आप मीडियम को टच कर लो तो मीडियम में क्या है, आप 2 कॉलम की जगह ले लो। अब जैसे ही मीडियम से नीचे जाएगा, अभी देखो ये मीडियम पे, मीडियम से जैसे ये नीचे जाएगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मीडियम से नीचे अप्लाई नहीं होगा, मीडियम से ऊपर अप्लाई हो सकता है। देखो अब मैं क्या करूँ, जैसे मीडियम से नीचे गया, देखो फिर से इसने वो हटा दिया स्पेस, पर इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। इसके साथ जैसे आपने दिया है div 2 के साथ वैसे ही वो आ रहा है सारे स्क्रीन साइज में। तो ये आप समझ चुके हो कि ऑफसेट किस तरीके काम करता है जनाब। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है। तो आपने कॉलम ऑफसेटिंग समझ लिया, बेसिकली आप किसी भी div के साइड से, लेफ्ट साइड से आप स्पेस देने का काम करते हो कॉलम ऑफसेटिंग में। पर रूल जो थे उन पे ध्यान रखना है कि मान लो आपने यहाँ पर जैसे कि ये आपने लार्ज स्क्रीन साइज पे कुछ दिया, ठीक है। एक तो यार इसका पिन इतना मोटा है, इसको कम करते हैं, ये कम हो जाओ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रफ करते हैं। अब यहाँ मान के चलो आपने ये लार्ज स्क्रीन साइज में कुछ भी दिया है, तो लार्ज से जितने नीचे होंगे उनमें सेम अप्लाई होगा, ठीक है। उनमें क्या होगा, सेम अप्लाई होगा, ठीक है, ये सेम अप्लाई होगा, ओके। पर लार्ज से अगर आपने लार्ज पे कोई चीज़ दी है तो लार्ज से जो नीचे के स्क्रीन साइज होंगे, जैसे मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, उनमें क्या होगा, डिफ़ॉल्ट रूप आएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे पहले आता था, ओके। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग टेबल पढ़ने वाले हैं। टेबल कैसे बनाई जाती है, या फिर टेबल में कौन कौन सी क्लासेस यूज होती हैं। तो हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हम लोग क्लासेस एंड कंपोनेंट्स, या फिर एक काम कर सकते हैं, कुछ आपको क्लासेस और बता देता हूँ, ठीक है। ये टेबल है, कुछ क्लासेस एंड कंपोनेंट्स बताता हूँ, फिर टेबल पे चलता हूँ। तो मैंने उसको स्लाइड्स में ऐड नहीं किया है, बट आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्लासेस एंड कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिर टेबल के बारे में करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये डिव को हटा दूंगा, ये सारी डिव को हटाया। ये डिव हटाने के बाद में एक डिव मैं बनाऊंगा कॉलम की। तो देखो डिव लिखा, सबसे पहले डिव लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, मैंने कॉलम लिखा COL कॉलम, और मैं स्क्रीन साइज कोई नहीं दूंगा, सिर्फ 12 कॉलम की एक डिव बना लिया। अब मैं आपको कुछ क्लासेस बताने जा रहा हूँ, फिर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग अभी देखो क्या है, पहले क्लासेस कुछ समझ लो, फिर टेबल कैसे डिजाइन होती है वो समझ लो, उसके बाद में फॉर्म के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट्स अगली वीडियो में समझेंगे डे 4 में, ठीक है, जो खास खास कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यार एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यार एक पैराग्राफ ही बना लेते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ शुभम पांडे, PNDY पांडे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास भी दे देते हैं, क्लास, जिससे इसको कलर मिल जाएगा। कलर हम लोग दे देंगे BG सक्सेस, SUCCESS, ठीक है, सक्सेस। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये क्लास बन गई। अब यहाँ पे यार इसको वाइट कलर देने के लिए भी कर सकते हैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, WHIT वाइट, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अभी शुभम पांडे, देखो मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं है इतना, क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने CSS पढ़ रखी है वो जानते हैं कि अगर शुभम पांडे लेफ्ट साइड में आ रहा है तो CSS से अगर इसको सेंटर में लाना होता था तो क्या करते थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बट अगर बूट स्टेप से करना है तो कौन सी क्लास यूज होगी भैया, बस यहाँ पर आपको क्लास के अंदर आना है और इसमें क्या लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सीधे लिख दो टेक्स्ट
अलाइन नहीं लिखना है, सेंटर, ठीक है, सेंटर CNTR, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, शुभम यहाँ पर आ चुका है सेंटर पे। अगर किसी को राइट साइड में चाहिए तो आप राइट साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिख दो RIGHT, राइट। लो भैया राइट, एक सेकेंड, राइट की स्पेलिंग सही है, ओके सॉरी राइट नहीं होगा, एंड होगा, ओके यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट एंड सेंटर इस तरीके से समझते हैं। तो एंड क्या हुआ, ये लो, ठीक है। तो आपको स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट मतलब आपका लेफ्ट साइड से ही होता है, फिर आप उसको सेंटर पे ला सकते हो। अगर आप उसको एंड में लाना चाहते हो तो एंड पे भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ओके। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको ये समझ में आया। अब हम समझेंगे कि कोई इमेज है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज नॉर्मल, अगर आप कभी भी CSS से कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो, तो इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में आता है। तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग IMG टैग लेंगे, ओपन किया, इसके अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में अल्टरनेट पे आप कुछ भी लिख दो। मैं अल्टरनेट के अंदर, अल्टरनेट क्या होता है जानते हो ना, नहीं जानते हो, अच्छा देखो, अल्टरनेट के अंदर आप जो टेक्स्ट डालते हो वो कभी अगर इंटरनेट पे इमेज नहीं लोड हुई या नहीं शो हुई तो उसकी जगह वो आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आया मैं। अब देखो ये जो इमेज आ रही है, ये देखो बहुत अजीब सी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी स्क्रीन साइज को 100% कर देता हूँ। अभी ये इमेज बहुत अजीब सी आ रही है, देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर इस इमेज को मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है, अभी देखो मैं इसको मोबाइल साइज में खोलता हूँ तो देखो बिल्कुल अजीब सी आ रही है, फट रही इमेज, ठीक है। मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स दबते जा रहे हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो मैं यहाँ पर इमेज के अंदर आऊँगा, एक क्लास एट्रीब्यूट लगाया और उसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, IMG फ्लूड, इमेज फ्लूड करके क्लास होती है। जैसे कंटेनर फ्लूड होता है वैसे इमेज फ्लूड होता है। इसको बस आप जैसे लिख दोगे, अब क्या है, अब आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, जैसे ही आप छोटे स्क्रीन साइज पे कर रहे हो वैसे ही फिट आ रही है, और बड़े पे कर रहे हो तब भी फिट आ रही है, ठीक है। और ये सब हो किसके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपके इमेज फ्लूड की वजह से। जैसे मैंने इसको हटाया, अब आप देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है। और जैसे मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं इसको लगाऊंगा, आप देख सकते हो कि क्या फ़र्क आया। एक सेकेंड, Ctrl+Z करना है एंड Ctrl+X करना है। यहाँ पर इसको ओपन किया, या फिर मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ आपको इफेक्ट दिखाने के लिए, ओके, ठीक है। अब देखना, मैं जैसे इसमें ये क्लास डाली, अब देखो ये रिस्पॉन्सिव हो गया। तो इस तरीके से बस एक क्लास आपने ऐड करी, इमेज फ्लूड, और इससे कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस आ गई इमेज के अंदर। मतलब जिस स्क्रीन साइज में आप जितना उसको ढालोगे उस हिसाब से विड्थ कम ज़्यादा कर लेगी, ठीक है। ये देखो मैं और छोटा कर रहा हूँ, ये और छोटे पर भी सही से आ रहा है। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहेंगे तो बड़े पर भी ये सही से आएगा, ठीक है। तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं इमेज फ्लूड करके। और इमेज फ्लूड क्लास क्या करती है, इससे आप बेसिकली और कुछ नहीं, अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं पैराग्राफ को यूज़ करता हूँ, ओके। पैराग्राफ ओपन किया, ये इसके अंदर एक क्लास देकर कलर डाल देते हैं जिससे समझ में आए। तो हम लोग क्या करते हैं, BG प्राइमरी रख लेते हैं, कोई वो नहीं है, या फिर सक्सेस रख लेते हैं, ठीक है। सक्सेस बेसिकली रखते हैं इसलिए है ना कि कलर थोड़ा सा ग्रीन रहता है, उसमें वाइट कलर अगर डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब साफ समझ में आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें करता हूँ मैं तो यही सोच के करता हूँ कि आपको सही से समझ में आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ ओपन, ओके। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, चलिए भैया, यहाँ पर हुआ क्या, ये बेसिकली कॉलम 12 के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ को ओपन किया। इसको करते हैं एक बार क्लोज एंड रीओपन करते हैं। देखो कॉलम 12 है, उसके अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डाला है इस वजह से, शुभम पांडे, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको मैं क्या करके आपको दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं करने क्या वाला हूँ बेसिकली, यहाँ पे जो 12 रो है इसको क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ या फिर 5 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा कॉलम ये छोटा होकर आए। अब ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके कोनों को देखो, बिल्कुल कोने इसके शार्प आपको सामने समझ में आ रहे होंगे। अब आप जैसे ही इसमें क्या करोगे, इसके अंदर आप जाओ और यहाँ पैराग्राफ के अंदर एक क्लास के अंदर आपको ऐड करना है क्लास राउंडेड, ROUNDED, ठीक है। ये राउंडेड आपने जब डाल दिया, अब जैसे ही आप इसको देखोगे तो इसके कोने देखो मुड़ चुके हैं। कुल मिला के ये बॉर्डर रेडियस का काम करता है। जैसे बॉर्डर रेडियस देख हम लोग की बॉर्डर उसकी रेडियस चेंज कर देते हैं, वैसे ही इसमें आप रेडियस को चेंज कर रहे हो।
इसमें आप क्या कर सकते हो, आप चाहे टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो, दोनों पर ही आप सेम या राउंडेड अगर क्लास डालते हो तो उसके क्या है, बॉर्डर ब्लेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे किनारे से। तो ये बहुत जगह यूज होगा आगे चल के, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने 3 चीजें आपको बताई, एक तो सेंटर करना बताया, दूसरा मैंने इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना बताया, तीसरा मैंने बॉर्डर को राउंड करना बताया। इतना क्लियर है जनाब। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आपको क्लासेस काफ़ी हैं, हम लोग कंपोनेंट्स और उसकी अधिकतर क्लासेस अगली वीडियो में समझेंगे। इतना अभी के लिए काफ़ी है। अब हम लोग सीधे चलते हैं टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लाइड खोल लेता हूँ, ये टेबल पे हम लोग चल रहे हैं। तो इतना धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे, आपको आना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पे टेबल मिल जाएगा आपको, यहीं कहीं पे है CSS ग्रिड, ग्रिड के अंदर यूटिलिटी, और यहाँ पे टेबल होती तो है, ये है, ठीक है, मिल गई। अब टेबल हमने ओपन किया तो CSS के अंदर आपको बेसिकली बहुत सारी टेबल्स मिल जाती हैं। मान लो इसे ये टेबल है, तो आपको टेबल क्या करना है, खुद से बनाने की मेहनत नहीं करनी, आपको यहीं से कॉपी कर लेना है। इसके कोड को किया कॉपी करने के बाद में हम लोग बेसिकली यहाँ आएंगे और कॉलम के ही अंदर, ये ध्यान देना है, कॉलम के ही अंदर आपको टेबल को डालना है। जितनी चीज़ें होंगी सब कॉलम के अंदर होंगी, रो के अंदर कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली कोड को डाल दिया। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और ये देखो एक टेबल बन के आ चुकी है। हम लोग इसको साइज को पहले ऐसा कर देते हैं। तो ये एक टेबल है। अब बेसिकली हम लोग ने टेबल तो ओपन कर लिया। टेबल के अंदर आपको मान लो कुछ एक्स्ट्रा डालना हो, एक एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा रो, हेडिंग कुछ भी आपको डालनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो मुझे एक और रो डालनी है तो मैंने टेबल रो को कॉपी किया एंड यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर किया Ctrl+V करके आपको पेस्ट कर देना है, एक रो और ऐड हो गई। ये देखो, ठीक है। आप इसमें अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हो। जहाँ पे मार्क लिखा है मान लो वहाँ पे मुझे शुभम लिखना हुआ तो मैं शुभम लिख दूंगा, या फिर राहुल लिखना हुआ तो मैं राहुल लिख दूंगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं राहुल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, राहुल लिख दिया। आपको यहाँ पे जो अपने हिसाब से कंटेंट डालना है वो डाल सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, उनको ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा सा तो देखो अलग अलग तरीके के आप कलर दे सकते हो। प्राइमरी कलर देखो ब्लूज कलर देता है, सेकेंडरी थोड़ा ग्रे कलर देता है, सक्सेस ग्रीन कलर, डेंजर आपका पिंक रेडनेस टाइप का देता है, वार्निंग आपका येलो टाइप का, इन्फो आपका स्काई ब्लू कलर, एंड लाइट जो होता है बिल्कुल व्हाइट होता है पर हल्का सा उसमें मतलब थोड़ा सा शेड होता है ग्रे का। अब मान लो मुझे कलर कैसे देना, अगर मुझे डेंजर ये पिंक वाला कलर देना है ये वाला, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टेबल डेंजर इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और अब आपको आना है यहाँ पर अपने कोड के अंदर और यहाँ टॉप पे आओ, जहाँ पे ये देख रहे हो टेबल क्लास टेबल, ठीक है, ये लिखा है। इसी में क्लास के अंदर स्पेस लगाना है, Ctrl+V करना है और ये वाली क्लास डाल देनी टेबल डेंजर। अगर आपको याद हो सकता है तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि सारी क्लासेस याद नहीं की जाती हैं, सब कॉपी पेस्ट ही की जाती हैं। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि टेबल डेंजर से होता क्या है। अब आपको ये पता चल गया कि टेबल डेंजर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलेगा, इस तरीके का टेबल का कलर चेंज हो जाएगा। मजा आया। इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। अब मान लो और भी आप कहीं पे मान लो टी हेड का कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो, या फिर जहाँ पे भी आप उसको लगाना चाहिए मान लो डेंजर की बजाय मैं यहाँ पे प्राइमरी कर दूँ, ठीक है, तो पूरी प्राइमरी ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मैंने प्राइमरी करा और यहाँ पर देखो ब्लू कलर आ गया। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सक्सेस कर देंगे तो ग्रीन आ जाएगा, मतलब शेड अलग अलग तरीके के आ जाएंगे, आप जैसा करना चाहें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आएंगे, नीचे आए, कलर में आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। देखो डार्क करना हो तो आप ब्लैक कर सकते हो, टेबल डार्क कर दोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, लाइट में वाइट ही रहेगा, और बाकी कलर के हिसाब से आपको पता है, ऊपर यहाँ पे दे रखेंगे कौन से कलर का क्या मतलब है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अगर आपको कुछ अभी ध्यान से देखो तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्ड वगैरह आ रहा है। स्ट्रिप मतलब जैसे मार्क के ऊपर देखो एक स्ट्रिप आ रही है और लैरी बर्ड के ऊपर एक स्ट्रिप आ रही है। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रिप डालनी है तो आप कैसे डाल सकते हो, तो आपको क्या करना है, बस ये टेबल स्ट्रिप को कॉपी करना है इस तरीके से, यहाँ से Ctrl+C, और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और यहीं पर आपको ये जो टेबल टैग है इसी के अंदर आपको बेसिकली डालना है टेबल स्ट्रिप क्लास को, ठीक है। जब आप ये डाल देते हो तो क्या होगा, यहाँ पर इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अलग अलग क्लास का अलग अलग इफेक्ट होता है, ओके। तो अब आप देखो हर अल्टरनेट पे, पहला छोड़ के दूसरा पे, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा पे, इस तरीके से आपका स्ट्रिप आ रही है लंबी लंबी, ओके। तो ये एक अलग इफेक्ट होता है। हम लोग फिर से आते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसको नीचे ले जाते हैं। स्ट्रिप कॉलम, अगर आपको कॉलम के अंदर डालना है तो आप कॉलम के भी अंदर डाल सकते हो, टेबल स्ट्रिप कॉलम, तो कॉलम वाइज ये वाली भी डाल सकते हो, ऊपर वाली भी डाल सकते हो, ठीक है। अब और नीचे आ गए भैया। नीचे आने के बाद में अगर आप डार्क करना चाहते हो, ठीक है, बेसिकली अगर आप डार्क कलर में करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कर सकते हो टेबल को।
यहाँ पर टेबल स्ट्रिप की बजाय मैं टेबल डार्क पहले करूँगा, ठीक है, DARK, और डार्क करने के बाद में यहाँ पर जाऊँगा, देखो डार्क हो गया ब्लैक कलर में। तो ये आपके हिसाब से आप डार्क में रखना चाहते हो या लाइटनेस कलर में रखना चाहते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ पर अगर आप टेबल डार्क कर देते हो उसके बाद स्ट्रिप लगाते हो तो ग्रे कलर की स्ट्रिप आएंगी। मैं दिखाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर आके VS कोड के अंदर इसी में मैं डाल दूँगा Ctrl+V करके, भैया ये लो, ओके। अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से कितनी प्रोफेशनल लग रही है, मतलब देखने में ही अति सुंदर लग रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम वाइज डाल सकते हो, देखो पहला कॉलम, फिर ये छोड़, फिर ये कॉलम, इस तरीके से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप नई नई क्लास यहाँ से ट्राई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेबल स्ट्रिप्ड क्लास क्या करती है, इस तरीके से आपको दे देगी, ठीक है। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब चीज़ें सेम है, बस अलग अलग कलर के साथ ट्राई किया गया है। ये कौन सा कलर है, ये सक्सेस के साथ ट्राई किया गया, टेबल सक्सेस, और बाकी टेबल स्ट्रिप्ड क्लास तो आपको मैंने अभी बताई है, ठीक है। अब और नीचे आते हैं, होवर इफेक्ट समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं जैसे जिस नंबर पे ले जा रहा हूँ उस पर होवर जा रहा है, 1 पे ले गया, 1 पे गया, 2 पे ले गया, 2 पे गया, 3 पे ले गया, 3 पे गया। तो ये होवर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, ये बेसिकली बहुत ही काम की चीज़ है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आपको टेबल होवर ये क्लास दिख रही है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C के साथ में आते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल स्ट्रिप को हटाकर इसी के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, टेबल होवर। होवर करने से क्या है, अब रिजल्ट में देखना आपको फर्क समझ में आएगा। ये देखो जिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पर आपका कर्सर जाते ही वहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, ये देखो, ठीक है। और हेडिंग पे नहीं होगा, हेडिंग पे आपकी कभी ऐसे कर्सर से सिलेक्ट नहीं की जाती है। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे टेबल रो के अंदर आपकी टेबल हेडिंग और जो टेबल डाटा है उन पर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे आपको होवर इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि, और थोड़ा देखो ये सब होवर इफेक्ट है, उसको अलग अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अलग अलग तरीके से चीज़ें दी गई हैं, ओके। टेबल बॉर्डर पे आते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर वाइज चीज़ें बटी हुई हैं, सब चीज़ें बॉर्डर के अंदर हैं, मतलब आपको पूरा यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा। तो इस तरीके का आप टेबल बॉर्डर बनाना चाहते हो, आप क्लास को कॉपी कर लो टेबल बॉर्डर, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि बॉर्डर होगा तो टेबल बॉर्डर करके देखोगे तो आपको खुद मिलेगा वो चीज़। मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट, और रिजल्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो सब चीज़ें बॉर्डर वाइज आ चुकी हैं, मतलब पूरा बॉर्डर के अंदर है। अगर मैं इसके कलर को यहाँ पे डार्क के बजाय यहाँ पे कर दूँ डेंजर या सक्सेस, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़, SUCCESS सक्सेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये बॉर्डर वाइज चीज़ें आ चुकी हैं, टेबल बॉर्डर, और टेबल होवर हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, ये लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बॉर्डर के अंदर चीज़ें बंद हो गई हैं। इसी में और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे टेबल बॉर्डर पे आए हैं तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर को आप अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हो। अगर आप मान लो मैं प्राइमरी कलर देना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर प्राइमरी इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, और यहाँ जहाँ बॉर्डर दिया इसी के आगे आपको इसको पेस्ट कर देना है, बॉर्डर प्राइमरी मतलब ब्लू कलर का बॉर्डर होना चाहिए। अगर डेंजर दे दोगे तो रेड कलर का, सक्सेस दे दोगे तो ग्रीन कलर का, और इन्फो दे दोगे तो येलो कलर का, ऐसे मतलब सब अलग अलग कलर का होगा, ठीक है। तो ये देखो बॉर्डर वाइज आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है बेसिकली, ओके। ये आपको समझ में आया। इस तरीके से हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और आपको बताता हूँ यहाँ पे इसी वेबसाइट पे रहते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप अगर टेबल को स्मॉल या बिग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे आप टेबल SM लिखते हो तो टेबल स्मॉल हो जाएगी, करके देखते हैं। Ctrl+C करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पे चलो अच्छा यहीं पे डाल देते हैं या फिर यहाँ डाल देते हैं। कोई ये नहीं कि आप आगे पीछे कर दोगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो देखो छोटा हो गया बेसिकली, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है, छोटा हो गया। जहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। अगर इसको हटाते हैं तो आप देखते हैं, ओके, और यहाँ से इसको कट करके देखते हैं, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा था, अगर आप इसके अंदर टेबल SM डाल देते हो इस तरीके से तो वो छोटा छोटा हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों को नहीं करना है स्मॉल, हम लोग को चीज़ें थोड़ी बड़ी रखनी होती है बेसिकली, कि लोगों को समझ में तो आए कि लिखा क्या है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को समझ के चलना होता है। बाकी कुछ खास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आपको ध्यान से देखते चलना है। अगर आप ऐसे डिवाइडर्स डालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक क्लास आपको मिल जाएगी डिवाइडर्स डालने के लिए। यहाँ पे जैसे आप टी हेड है, टी बॉडी ये बनाते हो। टी हेड में क्या होता है, सारी हेडिंग्स होती हैं। टी बॉडी में जितना बॉडी कंटेंट होता है उनके अंदर आप डॉट टेबल ग्रुप डिवाइडर डाल सकते हो, डॉट टेबल ग्रुप डिवाइडर। ये क्लास डालने से क्या होगा कि आपका बेसिकली जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी और आपको डाल के ही दिखाते हैं। तो एक बॉर्डर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉर्डर,
तो यहाँ पे आते हैं और टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, कंट्रोल वी, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे आते हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखो एक सेकेंड, बॉर्डर क्यों नहीं आया, देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास यहाँ पे बनी नहीं है ना, इसकी वजह से। अभी तक क्या था, क्लास बनी हुई थी, इस वजह से हम लोग कर रहे थे तो हो जा रहा था। क्लास बना के डाला इसके अंदर, तो एक देखो बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर से। कहाँ से आया, बॉडी की स्टार्टिंग पे से आ रहा है, जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही वहाँ पे एक बॉर्डर बन के आ गया। इस तरीके से अनेक तरीके से आप अपनी क्या करते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं, टेबल को कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप सोच रहे होगे भैया बहुत बड़ी टेबल आ रही है, इसको छोटी कैसे करेंगे, तो बड़ी आने का भाई लॉजिक लगाओ कि आपने सारा कंटेंट किसके अंदर डाला, आपने डाला कॉलम के अंदर। ये कॉलम डिव है, इसी के अंदर तो डाला है, और कॉलम डिव का साइज क्या दिया आपने, 12 कॉलम दिया है। अगर आप 12 की बजाय आप यहाँ पे कर दे 8 कॉलम, तो क्या ये बड़ी आएगी, आ ही नहीं सकती है। जब आप कॉलम का साइज कम कर देंगे ऑटोमेटिक टेबल का साइज कम होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 6 तो ये और छोटी हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये चीज होती है, ठीक है। तो अगर ये सब छोटे मोटे डाउट है तो आप इनको खुद से करके देखें, अभी समझ में आपको आ जाएगा। तो जितनी बड़ी टेबल है उतने हिसाब से आपको कॉलम रखने हैं, कॉलम के ही अंदर सारा कंटेंट आएगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो देख रखी सब समझ में आ रहा होगा कि देखो, मैंने फिर से वो रूल याद दिला देता हूँ जो बहुत पहले बताया था इसी लेक्चर नंबर 2 और 1 में, कि देखो रो के अंदर ही कॉलम आता है, कॉलम कभी भी रो के बाहर नहीं आ सकता है, कॉलम हमेशा रो के अंदर आएगा, और कॉलम के अंदर आप एक और रो बना सकते हो, ये पॉसिबल है। और कंटेंट जितना भी, चाहे टेबल हो, फोटो हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, जो कंटेंट है, कार्ड्स हो, कंपोनेंट्स हो, वो सारा कॉलम यहाँ पे इसके अंदर आएगा, कॉलम डिव के अंदर, क्योंकि इसी से आप उसके साइज को मेंटेन करते हैं। ओके भैया, इतना समझ में आया हम लोगों को। और नीचे आते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल अलाइन करने के लिए यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ अलाइन मिडिल, आप ये क्लास डाल दो, सारी चीज़ें आपको वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। मिडिल में रखना चाहते हो, एंड में रखना चाहते हो, आप कर सकते हो। ये आपको बेसिकली थोड़ा बहुत तो HTML से ही हो जाता है, थोड़ी बहुत CSS की भी नॉलेज है तो आप उसको समझ सकते हो। नेस्टिंग का कोई जरूरत नहीं। नेस्टिंग क्या होता है कि एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल को डालना, जनरली आपको यूज में नहीं आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एक टेबल के अंदर आप दूसरे टेबल को डाल सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ। जैसे टेबल हेड को अगर आप एक प्योर व्हाइट कलर देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो, मैं यहाँ पे बस इतना कॉपी करूँगा, टेबल लाइट, ठीक है। इसको कॉपी किया और क्या कर सकते हैं, फिर पूरा इसको कॉपी करो क्लास के सहित, यहाँ से क्लास सहित कॉपी कर लो इस तरीके, कंट्रोल C, और आते हैं यहाँ पर। आने के बाद में हम लोग ने टी हेड यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। अब आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखो पूरा पहला वाला जो है वो व्हाइट आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और बॉर्डर भी इसका व्हाइट हो गया है, ठीक है, इस वजह से होता है। अगर यहाँ पे लाइट की बजाय डार्क किया जाए तो डार्क कलर मेरी समझ से हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हो गया, ठीक, आप समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ होती है कि आप उसकी हेडिंग को एक अलग स्पेसिफिक कलर दे सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। टेबल फुट को भी ऐसे दिया जा सकता है। कैप्शन अगर आपको देना है तो कैप्शन भी आप इसी तरीके दे सकते हो, ठीक है। आप टेबल को स्मॉल या बिग या अपने हिसाब से कर सकते हो। कैप्शन देने के लिए तो आपको पता ही, कैप्शन टैग के अंदर कैप्शन दिया जाता है, ये तो आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आते हैं अब आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल्स की। भैया टेबल रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगी, मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। आपको करना क्या है, डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया भैया, ओके। अब आते हैं VS कोड के अंदर। ये जहाँ से आपका टेबल टैग स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक डिव टैग बना लो, मतलब कॉलम के अंदर और टेबल के बाहर एक डिव टैग बनाया, एंटर दबाया। इस डिव टैग के अंदर आपको क्या करना है, जो क्लास कॉपी करके लाए हो उसको क्या करना है, डाल देना है, ठीक है। उसको डाल दिया मैंने भैया, ये लो, ठीक है। और ये जो डॉट लगा इसको हटा देना है, डॉट नहीं लगेगा, यहाँ से ये लो, ठीक। अब ये जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से उठा लो कट करके, और लास्ट में जहाँ पे टेबल क्लोज हो रही है उसके बाद आप इसको डाल दो। अब ये एक रिस्पॉन्सिव कंटेनर के अंदर आया है जो कि हम लोग ने सिर्फ टेबल के लिए बनाया, ठीक है। एक कंटेनर है तो जो कि बाहर बना हुआ है ये कंटेनर, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक रिस्पॉन्सिव कंटेनर बनाया है जो कि सिर्फ टेबल के लिए है, ठीक है। बेसिकली समझ में आया। टेबल के लिए कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये बनाया। इसमें टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास देने से अब क्या है, अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया है। मैं इसको दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव हो गया मतलब ये देखो, ठीक है। ये यहाँ से छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा इसमें मान लो आपने रो डाल दी, कॉलम डाल दी, तो आपको एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा, आप उस हिसाब से स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी तो कम है तो इसलिए इस बिल्कुल अपने हिसाब से फिट कर दे रहा है, पर मान लो एक लिमिट से ज़्यादा ही आप इसमें कॉलम्स और रोज बनाते चले जाओगे तो आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाती है। आपको बेसिकली टेबल के बाहर एक डिव बनानी है, उसके अंदर आपको क्लास में दे देना है टेबल रिस्पॉन्सिव,
इतना समझ में आया भाइयों आपको? भाइयों बोलूँ, दोस्तों बोलूँ, स्टूडेंट्स बोलूँ, ठीक है, प्यार से कुछ भी आपको बोल सकता हूँ। अब एक पॉइंट और समझना है, परेशान नहीं होना। जैसे कि अभी क्या हम लोग ने रिस्पॉन्सिव बनाया, तो आपके छोटे से मोबाइल से लेकर बड़ी सी स्क्रीन जिसको एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं, सब में वो सेम रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है। पर कुछ लोग होते हैं खुराफाती, अगर उनको मान लो, जैसे खुराफाती नहीं कहेंगे, जैसे कि मान लो मिडिल में एक अलग तरीके का चाहिए, लार्ज में एक अलग तरीके का चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज में अलग तरीके का चाहिए, स्मॉल में अलग तरीके का चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस, तो आप क्या कर सकते हो, SM MD जो पढ़ाया है LG ये लगा सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, बस रिस्पॉन्सिव साथ आप इस तरीके की क्लासों का यूज करो, MD SM LG, तो आपको क्या है, टेबल रिस्पॉन्सिव मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो पूरा क्या है, डिव टेबल रिस्पॉन्सिव है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ स्मॉल के लिए ही रिस्पॉन्सिव है, ये मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिव है, ये LG के लिए रिस्पॉन्सिव है, ये एक्सेल के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। मतलब जिस पे आप लगाओगे उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगी। अगर आपने मीडियम पे कोई चीज़ लगाई है तो मीडियम से लेकर जितने बड़े साइज होंगे एक्स्ट्रा लार्ज तक का, सब में एक्स्ट्रा लार्ज तक का सब में सेम अप्लाई होगा। मीडियम से नीचे वालों पे बाय डिफॉल्ट जैसे आ रहा है वैसे ही आएगा। लार्ज पे लगाया है तो लार्ज से नीचे जो मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, इन पे बाय डिफॉल्ट आएगा, इसके ऊपर जितने हैं उनमें सेम अप्लाई होगा। ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे कहें भैया बार बार आप सेम चीज़ बोलते हो, बट यार मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने रिस्पॉन्सिवनेस भी सीख ली है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या है, फॉर्म है हमारा, ठीक है। बेसिकली मुझको पता है फॉर्म बनाना है। ओके, जिस तरीके अभी तक हम लोगों ने टेबल को पढ़ा उसी तरीके हम लोग फॉर्म को पढ़ेंगे। सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है और सब चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती हैं। नहीं, कोई भी वीडियो मान लो 1 2 घंटे 3 घंटे की नहीं बनेगी। मैं जानता हूँ 5 5 6 घंटे मैं पढ़ाता रहूँगा, पढ़ते रहोगे, पर हम लोग को फालतू में ज्ञान उतना ही लेना जितना काम का हो, ठीक है। जैसे आप इतनी अच्छी टेबल बना तो पा रहे हो, और क्या चाहिए आपको, टेबल बनानी, कंटेंट चेंज करना है, कॉलम को करना है, अगर थोड़ा बहुत हो तो CSS का भी यूज़ कर लो। किसी ने मना किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। बाकी बूट स्टेप से बाकी सब चीज़ें हो जा रही हैं। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे भैया इसमें पैडिंग कैसे दे, मार्जिन कैसे दे, तो अभी एक ही वीडियो में थोड़ी सब चीज़ें होंगी। अभी आगे हम लोग पैडिंग, मार्जिन, कलर और दुनियादारी, बटन अटन सब आगे समझते चलेंगे। आज टेबल का पॉइंट है तो टेबल तो हम लोग को क्लियर है कि किस तरीके बन रही है, ठीक है। अब फॉर्म का पॉइंट पकड़ते हैं, तो फॉर्म का पॉइंट पकड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, यहाँ तक का, यहाँ तक हटा दिया, ठीक है। आई होप ये हट चुका है। और यहाँ से ये इसका हो गया, ये डिव इसका हो गया, ये डिव इसका हो गया। अच्छा, बाहर वाले का होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, फॉर्म के लिए हम लोग आते हैं वही बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। यहीं पे फॉर्म भी मिला होगा, ये देखो फॉर्म ओवरव्यू पे सबसे पहले चलते हैं। फॉर्म के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स पढ़ेंगे, चेक एंड रेडियस पढ़ेंगे, इनपुट ग्रुप पढ़ेंगे, लेआउट भी पढ़ेंगे, सिलेक्शन भी पढ़ेंगे, रेंज भी पढ़ेंगे, फ्लोटिंग लेबल्स भी पढ़ेंगे, वैलिडेशन नहीं पढ़ेंगे, कोई काम का नहीं है, बता दूंगा, ठीक है। सब चीज़ें पढ़ने वाला हूँ, जितना आपको यूजफुल है सब चीज़ें बता दूंगा। अब मुझे फॉर्म बनाना है सबसे पहले, तो हम लोग बेसिकली खुद से फॉर्म कैसे बनाते हैं अगर समझा जाए तो। हम लोग को क्या करना होता है, एक फॉर्म टैग ओपन करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एक फॉर्म टैग ओपन करना है इस तरीके से। इस तरीके फॉर्म टैग ओपन करने के बाद में इसमें आप जानती हो अलग अलग तरीके की इनपुट फील्ड्स बनती हैं। क्या बनती हैं भाई साहब? इनपुट फील्ड्स बनती हैं, ठीक है। मैंने कहा इनपुट, एक सेकेंड, ये हो क्या रहा है, इनपुट, ठीक है। इनपुट में मैं क्या दे सकता हूँ, चेकबॉक्स दे सकता हूँ, कलर, डेट, फाइल, कुछ भी दे सकता हूँ, पर मैं बेसिकली दूंगा क्या, यहाँ पे टेक्स्ट नॉर्मल दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के लिए बनाया, ठीक है। नेम और आईडी दे सकते हो, उसके अंदर लेबल बना सकते हो, पर अभी मैं इतना तामझाम नहीं लूँगा, ठीक है। फिर एक मैं इनपुट बनाऊँगा, किसके लिए बना सकता हूँ, मैं एक पासवर्ड के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। ऊपर मैं क्या करूँगा, ईमेल के लिए कर दूंगा, ठीक है। ये पासवर्ड के लिए बना दिया, और यहाँ टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे कर देंगे ईमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ईमेल के लिए कर देंगे और एक बटन बना देंगे, ठीक है। बटन के लिए क्या कर सकते हैं, बटन टैग ओपन कर सकते हैं, और सबमिट बटन बना रहे हैं तो यहाँ पे टाइप या फिर टाइटल करके आप डाल सकते हो सबमिट, मैं डालूँगा सबमिट, ओके। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबमिट लिख सकते हैं, SUBMIT सबमिट, ठीक। लेबल्स बनाना पड़ेगा यार, बना देते हैं। अच्छा, लेबल्स, लेबल कैसे बनते हैं, LABL लेबल, और लेबल के फॉर के अंदर मान लो मैंने डाला ईमेल, ठीक है, ईमेल। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हम लोग चल रहे हैं, ईमेल, ठीक है। ओके, ईमेल। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईडी में भी आपको ईमेल नहीं डालना होगा, क्योंकि फॉर और आईडी सेम पड़ती है, तभी जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ईमेल और यहाँ पे भी ईमेल जब डालोगे तब होगा। मतलब कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको ये ध्यान देना है कि सेम चीज़ें डालनी है, ठीक है। ईमेल हो गया। ईमेल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं,
लिख देंगे कि भैया ईमेल ही है, ठीक है। लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या डालना है, ईमेल, ठीक है। और नीचे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे और इसमें क्या कर सकते हैं, पासवर्ड, ठीक है। और आईडी में भी पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देंगे पासवर्ड। ये हम छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। बट आप अंतर देखना कि ये फॉर्म में और CSS उसमें वाले फॉर्म में, बूटस्ट्रैप वाले फॉर्म में, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, बिना CSS अप्लाई हुआ, प्योर HTML फॉर्म है, देखो, ठीक। इस तरीके आया। इसमें आप BR लगाकर या फिर इसको टेक्स्ट अलाइन कर लगाकर या जस्टिफाई कंटेंट लगाकर या फिर आप इसको फ्लेक्स बॉक्स में सब कन्वर्ट करके आप इसको डिजाइन करोगे, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, अगर बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, ये मैं कोड कॉपी करूँगा, ये कोड यहाँ लेकर आऊँगा। अब ध्यान से देखना, यहीं पे लोग कहेंगे अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैंने Ctrl+V कर दिया और यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर देखा एक सुंदर सा फॉर्म आ चुका है। बेसिकली एक आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है ऊपर लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर मेरे को एक चेक बॉक्स मिल जा रहा है, यहाँ पे एक सबमिट बटन मिल जा रही है, सुंदर सी सबमिट बटन, ठीक है। सिर्फ बटन नहीं बोलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, मान लो बहुत से लोग फिर से पूछेंगे भैया ये तो पूरी स्क्रीन में ले रहा है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जहाँ पे इनपुट फील्ड जो है ये पूरे स्क्रीन में क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। आपने यहाँ पे क्या डाल रखा है, कॉलम 12 डाल रखा है। कॉलम 12 मतलब पूरा एरिया, पूरी विथ। आप इसको 6 कॉलम पे डालो या 4 कॉलम पे डालो, अभी भला ही पूरा आ जाए। कैसे आएगा, देखो, ठीक। अच्छा लग रहा है फॉर्म अब देखने में। सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, वो किया जा सकता है। कंटेनर डिव बना के अगर इसी डिव के अंदर बंद करके मैं दे दूं या फिर इसी में कलर दे दूं, क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने कॉलम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कर सकते हैं बीजी डार्क करके देखते हैं, डार्क, ओके, ये देखो, ठीक है। अब इसको कलर को जो है फॉन्ट को उसको हम चेंज कर देंगे, पर फिलहाल देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट से हो जाता है तो हो जाता है, नहीं उससे करके देखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे वाइट, WHIT वाइट, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं ये लोग। अच्छा लग रहा है देखने में। 2 मिनट में ये फॉर्म बन गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, ठीक है। कोई भी इतना टाइम नहीं लगा। अब आते हैं बूटस्ट्रैप पे। बेसिकली हम लोग ने फॉर्म जो ओपन किया, फॉर्म के अंदर ये जो क्लासेज हैं ये इनको डिजाइन कर रही हैं। फॉर्म लेबल हो गया, यहाँ पे ईमेल, ये ईमेल तो टाइप हो गया, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, ये जो है ये क्या करती हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं जो कि बूटस्ट्रैप में CSS यूज होती है पर बैकएंड में यूज होती है, आपको यूज नहीं करनी पड़ती, वो CSS ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। आप किसी फॉर्म को डिसेबल करना हो तो यार, अगर आपने मेरा HTML कोर्स पढ़ा आपको ऐसे ही आता होगा। इसमें बूटस्ट्रैप में क्या करना, कुछ नहीं खास है, आपको सिर्फ डिसेबल्ड लिख देना है। अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर आप जाकर बस कॉपी करके डिसेबल डाल दो किसी भी इनपुट फील्ड में, मान लो मैं क्या करता हूँ, इसी वाले में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसेबल, ठीक है। डिसेबल्ड में डाल दूंगा। वैसे जहाँ तक ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, इसको बाहर डालना होता है बेसिकली। Ctrl X और यहाँ पे Ctrl+V, ओके, Ctrl+V। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या डिसेबल्ड, ओके, हाँ यहाँ कहाँ डाला है भाई साहब, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे डाल, Ctrl+V डालो भाई साहब, एक सेकेंड, Ctrl+V चाहिए, फिर वही बात। चलो भैया कुछ गड़बड़ी हो रही है, इनको फिर से बूटस्ट्रैप वालों को कॉपी करते हैं। डिसेबल्ड, ये यहाँ लिखा हुआ है डिसेबल्ड, Ctrl+C, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में Ctrl+V। मतलब आपको किसी क्लास के अंदर या किसी एट्रीब्यूट के अंदर नहीं डालना है, बेसिकली ये चीज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब चीज़ें कुछ कठिन नहीं है। देखो अब ये इनपुट फील्ड क्या है, वर्क नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे क्यों वर्क कर रहा है, हम लोग ने डिसेबल डाल दिया है, फिर देखो गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ कोड के उससे हो रही है। देखो हम लोग ने इस एट्रीब्यूट के अंदर, ये जो एट्रीब्यूट बना है, जो भी क्लास बनी इनकी, उसके अंदर हम लोगों ने डाल रखा है, अंदर नहीं डालना है। यहाँ से X करना है, यहाँ पर लाके V करना है। मतलब आपको किसी भी एट्रीब्यूट, मतलब किसी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं डालना है बेसिकली। अब वो काम नहीं करेगा, किसी भी हालत में वो काम नहीं करेगा। देखो डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आपसे लॉजिक आपको पता है, आपको चीज़ें आती हैं, पर कभी कभी कोड में गड़बड़ी होती है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर कहीं डाल दोगे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट है, खुद का एक एट्रीब्यूट है ये डिसेबल्ड। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है HTML कोर्स में। इसको डालने से क्या है, आप किसी भी इनपुट फील्ड को क्या कर सकते हो, डिसेबल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिसेबल्ड समझ में आया। और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं। अब जैसे सबसे पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि मान लो मुझे इनपुट फील्ड बढ़ाना हो, तब क्या कर सकते हैं। अभी मान लो ईमेल है, पासवर्ड है, मैं नाम के लिए एक इनपुट फील्ड बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा। मैं सिंपली इतना डिव कॉपी करूंगा एक पूरा उसकी,
और फॉर्म के ही अंदर आके कंट्रोल वी करूंगा, और वी करने के बाद जहाँ जहाँ ईमेल लिखा है सबसे पहले टाइप में चेंज कर देना है। टाइप में आपको क्या डालना है, टेक्स्ट, क्योंकि नाम के लिए टेक्स्ट होता है, ठीक है। यहाँ आईडी वगैरह आपको नहीं चेंज करनी है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ईमेल एड्रेस जहाँ लिखा है इसको आपको करना है योर फुल नेम, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र को दिखता है, ठीक है। फुल, ओके, फुल नेम, ठीक, इतना कर दिया। आप इसको और अच्छा बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेबल इनपुट, सबसे पहले तो यार इसको इस तरीके, और यहाँ पे फुल नेम। और कहाँ कहाँ चेंजमेंट करना है, यहाँ पर हो गया। ये जो मैसेज लिखा है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर मैसेज को पूरा हटा भी सकते हैं। इस डिप को क्या करेंगे, हटा ही देंगे, कोई काम की नहीं है, इस डिप को हटा देंगे। ये लो कंट्रोल एक्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कहीं और चेंजमेंट करना है। फुल नेम यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर आप बाकी ईमेल हेल्प जहाँ लिखा है इनको नहीं चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फुल नेम का एक कॉलम बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी के अंदर चेकबॉक्स बना, आप रेडियो बटन भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आप कलर पिकर डाल सकते हैं, इसी के अंदर डेट एंड टाइम DOB लेने का डाल सकते हैं। बेसिकली चेंजमेंट मेन कहाँ करना होता है, मेन आपको एक तो करना है, आपको लेबल के अंदर यहाँ पर चेंज करना है जिससे यूजर को पता चलेगा क्या डालना है। दूसरा आपको इनपुट टाइप क्या रखना है, टाइप मान लो अगर आप चेकबॉक्स रख देंगे तो ये चेकबॉक्स बन जाएगा, यहाँ रेडियो लिख देंगे तो ये रेडियो बन जाएगा, यहाँ पर आप कलर पिकर कलर लिख देंगे तो ये कलर पिकर बन जाएगा। इस तरीके से अनेकों चीजें, ठीक है। अगर आप यहाँ फाइल लिख देते हैं तो यहाँ पे फाइल लेने का ये बन जाएगा। मैं ट्राई भी करके देखता हूँ, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल लेने का ऑप्शन बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो बन गया, ठीक है। इससे आप फाइल ले सकते हो यूजर से, ठीक है, खुलना मत, ठीक है, फाइल ले सकते हो। तो ये क्या है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप यहाँ पे जो लिखते हो उस हिसाब से वो फील्ड बनती जाके। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, ओके, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप फील्ड समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं, ये सब आपको नॉर्मल है, ओवरव्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स पे आते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स में क्या क्या आपको मिलेगा देखने के लिए। अब जैसे ये MB3 लिखा है, कुछ लोग पूछेंगे भैया MB3 क्या है। MB का मतलब होता है मार्जिन बॉटम, MB मतलब मार्जिन बॉटम। इसके बारे में हम लोग डेडिकली आगे पढ़ेंगे बिल्कुल पूरा अच्छे से, तो अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। फिलहाल आप समझ चुके हो, अगर MB3 लिखते हो तो बॉटम से उसको 3 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी, ठीक है, 3 पॉइंट की, ठीक है। तो हम लोग उसको आगे समझेंगे। साइजिंग पे बात करते हैं। साइजिंग में क्या है, अगर आप मान लो किसी फील्ड को बड़ा रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या क्लास यूज कर सकते हो, फॉर्म कंट्रोल LG, ठीक है। क्लास के अंदर आप इतना डाल दोगे, ऑटोमेटिक साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर आप छोटा रखना चाहते हो तो फॉर्म कंट्रोल SM ये डाल दोगे, छोटा हो जाएगा। करके दिखाऊं, चलो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में इनपुट पे ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर क्लास के अंदर यहाँ पर जाकर कंट्रोल V करेंगे। और अब आप देखो, मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ओके। फुल नेम एक्स्ट्रा कुछ बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है, पहले देखते हैं। हम लोग ने SM डाला है, SM के अंदर डॉट नहीं लगेगा, और ये क्या है, क्लास के अंदर आया है, सब चीज़ ठीक है। देखो ये वाला छोटा हो गया, बाकी 2 बड़े हैं, ठीक। तो ये छोटा कैसे हुआ, हम लोग ने क्लास डाल रखी है। अगर ये SM की बजाय हम लोग क्या कर दें, LG कर दें, LG मतलब लार्ज, तब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बाकियों से बड़ा हो गया। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल LG करके बड़ा कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल SM करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, और चीज़ें आपको बताते हैं। ये आपको समझ में आया, फॉर्म टेक्स्ट वगैरह ये सब नॉर्मल है, इसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ये सब वही चीज़ें हैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो। अब इसमें भी डिसेबल्ड क्या है, डिसेबल्ड आप पढ़ ही चुके हो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। रीड ऑनली लगा दोगे तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए हो जाएगा, ये कोई खास चीज़ें नहीं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जो जो अच्छी चीज़ें, इनपुट फाइल, ठीक है। फाइल इनपुट लेने के लिए वो कैसे करना है, यूज़र से मान लो फोटो लेना चाहते हो, वीडियो लेना चाहते हो, PDF फाइल लेना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, कैसे ले सकते हो। अगर हम लोग लेने के लिए सोचें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के नीचे आएंगे और इस सारे कोड को हटा दें क्या, एक बार चलो हटा देते हैं। यहाँ से इस पूरे को हटा देते हैं, यहाँ तक का क्लास MB3 या फिर क्लास इनपुट फील्ड यहाँ तक हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फील्ड बनी हुई है, इसको भी हटा देते हैं। अब फॉर्म टैग के अंदर अगर हमको बनाना है इनपुट फील्ड लेने के लिए, तो मैंने कहा इनपुट, इनपुट के अंदर मैं पहले इनपुट आप लिखो और कॉलन लगाकर फाइल लिखो, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे और आप देखो ये मेरा HTML द्वारा बनाया गया इनपुट फील्ड है, ठीक है। यहाँ से आप चूज फाइल क्लिक कर रहे हो, ले सकते हो, ठीक है।
बट आप एक चीज़ देखो, नोटिस करो, ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार उतना देखने में, हाँ या ना, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो कॉलम का मैंने साइज 4 दे रखा है, कम से कम नहीं तो इसको 8 देते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैं इनपुट फील्ड है बूटस्ट्रैप है उसका यूज़ करता हूँ, और आपको अंतर समझ में आएगा। मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं पहले वाले के पास आऊँगा और इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से इसको किया कॉपी, Ctrl+C, एंड यहाँ पर जाएंगे, और जाने के बाद में अब देखो यहाँ पर हम लोग कॉलम के ही अंदर इसी के नीचे इसको करते हैं Ctrl+V। अब नीचे वाला जो ये है, ये इनपुट फील्ड किसका है, ये वाला इनपुट फील्ड है बूटस्ट्रैप के द्वारा बनाया गया ये वाला, और ये वाला ऊपर वाला मेरा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली आपको दोनों इनपुट फील्ड में फ़र्क समझ में आ जाएगा। एक मेरा बनाया गया है, एक यहाँ पे ऑटोमेटिक जो बूटस्ट्रैप का बना है। मतलब इतना अच्छा हाईलाइट हो रहा है कि आप समझ सकते हो कि इतनी डिजाइनिंग करने के लिए हमको कुछ नहीं तो 4-5 लाइन कोड लिखना ही पड़ेगा CSS का। ये इनपुट फील्ड था। आप अनेकों ऐसे इसमें अनेकों तरीके दिए गए हैं, आप अनेकों तरीके, जैसे बड़ा साइज में दिया गया है लार्ज फाइल के लिए, स्मॉल फाइल के लिए, तो आप ये कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कलर पिकर इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है, कलर जल्दी कोई यूज़र से लेता नहीं। अगर आपको लेना है तो आप बस ये कोड कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, आपको कलर पिकर मिल जाएगा। ज़्यादा इन्होंने डिजाइनिंग भी नहीं की है कलर पिकर पे, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। डाटा लिस्ट अगर इस तरीके का आप बनाना चाहते हो जिससे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो डाटा लिस्ट बनाने के लिए आप इसको कोड को कॉपी करो, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में हम लोग इस तरीके Ctrl+V किया, और इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाए तो सही है, हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये देखो यहाँ पे 1 सेकंड, चूज फाइल, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ पे डाटा लिस्ट बना दिया। डाटा लिस्ट में आप जैसे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको कुछ कुछ ऑप्शन सजेशन दिए जाते हैं, वो चीज़ होती है, ठीक है। ये बन गया भैया, इतना हम लोग को क्लियर है। अब हम लोग सिलेक्शन समझते हैं। सिलेक्शन में क्या क्या आता है, सिलेक्शन में आपको जैसे कि मान लो इस तरीके आपने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। कभी आपने कहीं लैंग्वेज जैसे पूछता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आप वहाँ पे क्लिक करने जाते हो, या फिर आप किस कंट्री पे हो, तो कंट्री जब सिलेक्ट करने जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इंडिया, नेपाल, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के आ जाती हैं लिस्ट, तो वो सिलेक्शन के थ्रू आती हैं। तो उसमें भी क्या करना है, आपको बस सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करना है। इस तरीके कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, उस पूरे को ऐसे खाली कर लेता हूँ। जितना साफ सुथरी चीज़ें रहेंगी उतनी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं, यहाँ तक का हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर Ctrl+V करते हैं। अब देखो ये बन गया एक सिलेक्शन फील्ड। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, मैंने बताया कि कॉलम का साइज़ घटा बढ़ा के, ठीक है। ये बन गया, मज़ा आया यहाँ तक, अच्छा लग रहा है, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉलम है, तो कॉलम को अगर 2 कॉलम बनाने हैं तो मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा Ctrl+C, और इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँगा इस तरीके से, और इस तरीके से Ctrl+V, ठीक है। ये किया मैंने, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ स्पेस लगा इससे समझ में आए। अब इसमें एक ही रो के अंदर 2 कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। एक ही रो के अंदर 2 कॉलम इसलिए आए हैं, साइज़ आप देख सकते हो कि 8-8 साइज़ कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका तो 8 आएगा, पर 8-8 16 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 8 का हो गया है, 6 का कर देते हैं, ये 6 का हो गया है, ये भी क्या कर देते हैं, 6 का कर दिया है। जब आप ओवर साइज कर दोगे तो वो रैप हो जाता है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो आमने सामने आ रहा है, कहोगे भैया ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, तो ब्लैक कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों को मैंने ब्लैक दे रखा है, डार्क दे रखा है। इसका मैं क्या कर देता हूँ, डेंजर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भैया आप डेंजर कलर ही क्यों यूज़ कर रहे हो, जिससे आप देखो डिफरेंस आपको समझ में आया। तो आप देखो इस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हो। आपने एक ही रो के अंदर 2 कॉलम बनाए, 6 के, आप मैं यहाँ पे 4 के भी 3 बना सकता हूँ, 3 के 4 बना सकता हूँ, इस तरीके भी होती हैं चीज़ें, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक। तो और हम लोग क्या समझेंगे, सिलेक्शन समझ में आया हम लोगों को। सिलेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें और होंगी तो उनको भी समझ लेते हैं। साइजिंग वगैरह तो वही सेम है जो अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, डिसेबल्ड भी वही चीज़ है। यहाँ पे आते हैं चेक्स एंड रेडियो पे। अब आपको कोई चेकबॉक्स बनाना हो, ठीक है, तो चेकबॉक्स एक बार मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल चेकबॉक्स और एक CSS वाला चेकबॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है, ये मैं करता हूँ CSS वाला कॉपी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस सब चीज़ों को हटाता हूँ, बेसिकली यहाँ तक का ये हटाया, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल चेकबॉक्स पहले आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर देंगे, ये लो, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल चेकबॉक्स बनाकर दिखाता हूँ। जैसे इनपुट पे जाएंगे, इनपुट में कॉलम लगाया, कॉलम लगाने के बाद में चेकबॉक्स लिखा, इंटर दबाया, ये आ गया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर से यहाँ ले आते हैं। ये है आपका HTML का प्योर चेकबॉक्स, ये है आपका बूटस्ट्रैप का चेकबॉक्स, ये वाला, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लो। इस तरीके से हमारा जो चेकबॉक्स है इसको पहले बड़ा करते हैं,
नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं आपको दिख रहा है। वो जो बगल में ये आप बॉर्डर देख रहे हो, ये बॉर्डर कोई HTML CSS का नहीं है, ये मैंने अलग से एक्सटेंशन लगा रखी ब्राउजर में, वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो वो मैं अपने उससे कर रहा हूँ, आप कोड के उससे नहीं हो रहा है, ठीक है। पर इसमें देखो, इसमें आपको एक इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, एक इफेक्ट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, शैडो। तो ये क्या है, बूट स्ट्रैप का। और डिजाइनिंग कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर वाले से तो नीचे वाला है ही है सही, और नीचे वाले का देखो साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, बूट स्ट्रैप में डिफरेंस। और क्या किया जा सकता है, और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है वीडियो बड़ी बन रही हो, पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रेडियो बटन भी ऐसे सेम बनेंगे। रेडियो बटन क्या होते हैं, देखो चेक बॉक्स में आप एक ही मतलब चेक बॉक्स में टिक लगा दिए। रेडियो बटन में जैसे मेल फीमेल जेंडर दिए जाते हैं, आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है तो आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, या फिर अदर का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन बना सकते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन का भी कोड मिल जाता है बेसिकली। और रेडियो बटन भी HTML का और बूट स्ट्रैप का काफ़ी देखो यार डिजाइनिंग में फ़र्क है, इसलिए हम लोग इसी का यूज़ करेंगे अभी के लिए। रेडियो बटन में एक चीज़ खास दिखती है, स्विचेस आप बना सकते हो। स्विचेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं स्विचेस का दिखाता हूँ आपको। ये किया मैंने कोड कॉपी, Ctrl+C, एंड यहाँ पर आऊँगा। ये सारी डिजाइनिंग इन लोगों ने करके रखी है, इसलिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो स्विच जो आ रहा है ये काफ़ी अच्छा देखने में, देखो शैडो ये ब्लू हो गया, अब वाइट हो गया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने में, ठीक है। ये हो गया भैया आपका स्विचेस। अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ तक तो हमारा सब क्लियर है हम लोगों को। डिसेबल्ड वगैरह बार बार डिफॉल्ट स्टैक्ड ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है, इनलाइन कोई काम की नहीं है। करना चाहो तो आप पढ़ने के लिए उससे कर सकते हो। मान लो रिवर्स करना है तो आप राइट साइड में बहुत ही कोई होगा जो ये सारी चीज़ें रखेगा, सब लेफ्ट में ही रखते हैं, सेंटर पे रखेंगे, तो आप कोई ज़रूरी नहीं सब चीज़ों करना हो तो बस ये क्लास डाल दो, फॉर्म चेक रिवर्स, इस क्लास को डालते ही सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, ठीक है। जो भी आप करना चाहो, इनलाइन करना चाहते हो तो फॉर्म चेक इनलाइन करने से क्या सब एक ही लाइन पे आ जाएंगी, ठीक है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हो, ठीक है। टॉगल बटन बना सकते हो, ठीक है। टॉगल बटन तो यार सब ये सब चीज़ें कोड है, बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कुछ खास नहीं है इनमें, ठीक है। यहाँ तो पूरा हो गया। ये बटन वटन में बनाना आपको सिखाऊंगा, खुद से अलग से सिखाऊंगा, इसमें आपको नहीं सीखना है। रेंज में आते हैं। रेंज क्या है, आपको बूट स्ट्रैप का जो ये रेंज है, देखो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, आपको इनपुट टाइप रेंज बस रखना होगा और वो बन जाएगा। पर HTML का रेंज थोड़ा सा कम अच्छा है, आप बूट स्ट्रैप का यूज़ करेंगे, बस कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना है, काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेंज। रेंज के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और बची हुई है, इनपुट ग्रुप। ये बताते हैं आपको, ये थोड़ा सही है। इनपुट ग्रुप में क्या है, जैसे यहाँ पर आप यूजर नेम डालने हैं तो कभी कभी आप जैसे कोई ईमेल डालने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आपको क्या ईमेल फॉर्मेट रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है @example.com, ऐसे gmail.com, या फिर मान लो कोई भी आपने रखा doomcoding.com, ठीक है। तो ये लोग करते हैं, तो मान लो इसको बनाना हो तो कैसे करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये दूसरे नंबर पे इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। ये किया कॉपी, Ctrl+C, यहाँ पे आते हैं। आई होप ये कॉपी हुआ है, Ctrl+V, नहीं हुआ है, चलिए यहाँ पे ओके, अच्छा ये ओपन हो गया, इस वजह से नहीं हुआ था। बैक आ जाऊँ या फिर काट दो सीधे। यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, हम लोग रेंज में थे, रेंज में नीचे आएंगे, स्टेप्स, ओके रेंज में नहीं थे, इनपुट ग्रुप में थे। इनपुट ग्रुप में ये था सेकंड नंबर का, इसको कॉपी करना है। चलिए भैया Ctrl+C, ओके, और फटाफट से Ctrl+V, यहाँ पर आए, रिजल्ट में देखा। अब देखो example.com है, यहाँ पे मान लो मैं gmail.com रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो लोगों को पता चलेगा कि आपको कौन सी ईमेल फॉर्मेट यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सी ईमेल फॉर्मेट इसमें अलाउ है, ठीक है। तो मैंने करा gmail.com, अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पता चलेगा कि क्या नाम रखना है और लास्ट में एक्सटेंशन क्या रखनी है। पहले हम लोग प्ले स्टोर की जब ID बनाते थे तब ये चीज़ें आती थी उसमें, ठीक है। तो आप अभी भी देख सकते हो सकता आती हूँ, क्योंकि अब तो मैं जल्दी प्ले स्टोर की ID सब बनी हुई है, तो मैंने बनाई नहीं, पहले ये चीज़ बताया करता था कि आपको जीमेल फॉर्मेट रखना है। ओके, इनपुट ग्रुप। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। फ्लोटिंग लेबल्स। फ्लोटिंग लेबल्स क्या है, मान लो जैसे प्लेस होल्डर का, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लेस होल्डर नाम की चीज़ होती है, वो दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैंने मान लो यहाँ पे लिखा इनपुट कॉलन ईमेल रखा, ठीक है, ईमेल ये किया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर में मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर सेलेक्ट किया और मैं लिखूंगा इंटर योर ईमेल, ठीक है, ये मैंने किया। अब आप यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले रिजल्ट में यहाँ पे लिखा है इंटर योर ईमेल, ये इस तरीके का है नॉर्मल, और जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी का देखते हुए यहाँ पे इन्होंने फ्लोटिंग लेबल बनाया, किसने, बूटस्ट्रैप ने फ्लोटिंग लेबल बनाया है। इसमें क्या है कि जैसे आप कुछ लिखते हो तो ये ऊपर चला जाता है। पहले देखो मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ सेंटर पे, जब आप लिखते हो तो ये ऊपर चला जाता है ईमेल एड्रेस। अभी देखो पासवर्ड सेंटर पे, अब ये ऊपर चला गया। इसको कॉपी करके देखते हैं एंड यहाँ पे लाएंगे, पेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पर देखो एक मैंने प्लेस होल्डर बनाया है और नीचे इनका मैं दिखाता हूँ जो कोड लेकर आया हूँ, रिजल्ट। देखो मेरे में क्या है, इंटर योर ईमेल जैसे लिखेंगे ये गायब हो जाएगा। इनके में क्या है, देखो ईमेल एड्रेस है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब ये सेंटर पे भैया क्यों नहीं दिख रहा, सेंटर पे इसलिए नहीं दिखा, उन्होंने कलर वाइट कर रखा है, इस वजह से सेंटर पे नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आता हूँ कॉलम के अंदर, कहाँ गया भैया, डीप कॉलम टेक्स्ट वाइट, ठीक है। यहाँ पे हटा दो इसको, ठीक है, टेक्स्ट वाइट हटा दो। अब देखो यहाँ पर ये देखो इस वजह से नहीं दिख रहा है। अब ये जैसे करेंगे तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये चीज़ होती है जनाब, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये था फ्लोटिंग लेबल्स। फ्लोटिंग लेबल्स के बाद में अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो से विदा लेंगे, दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपको। लेआउट क्या है जनाब, लेआउट पे अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, लेआउट एक डिजाइनिंग है कि आप किस तरीके का फॉर्म रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन, ठीक है, मतलब एक लाइन फिर अनदर लाइन लेबल, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड का यूज करके यहाँ पे फर्स्ट फिर सेकंड, इस तरीके से, मतलब आपको एक चीज लेफ्ट में मिल रही है, एक राइट में मिल रही है। यहाँ पर क्या है, एक टॉप में एक बॉटम में इस तरीके मिल रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको क्या है, पहले दो चीजें ऐसे मिल रही हैं फिर एक पूरी सिंगल मिल रही है। अब जनाब आप मुझे ये चीज बताओ कि आपने जो चीजें यहाँ पर देखी क्या ये आप बना नहीं सकते हो, कैसे नहीं बना सकते हो, देखो ऐसे बनी है। यहाँ पर ये दो क्या क्या है, ये आपकी कितने कितने कॉलम की, 6-6 कॉलम की बनी है, ठीक है। ये ईमेल और पासवर्ड 6-6 कॉलम की बनी होंगी। ये देखो ये 6 कॉलम की और पासवर्ड भी 6-6 कॉलम की, मैं यहीं से देख के बता दूंगा। ये क्या है, एड्रेस वाला, ये आपके 12 कॉलम का बना है। आपको बस कॉलम में जाना है, 12 दे देना है, या फिर डिप के अंदर देखो इन्होंने दे रखा होगा 12 कॉलम, ठीक है, ये एड्रेस का 12 कॉलम। और ये वाला क्या है, ये भी 12 कॉलम का बना है, एड्रेस 2। अब सिटी, स्टेट और जिप, सिटी बना है 6 कॉलम का, स्टेट बना है 4 कॉलम का, जिप बना है 2 कॉलम का। मैंने देखा नहीं, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, आप देख लो, खुद दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं सिटी ढूंढूंगा, सिटी 6 कॉलम की बनी, अंदाज से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट कितने कॉलम बनी, 4 कॉलम की, और यहाँ पे भैया दूसरा जिप कितने कॉलम की, 2 कॉलम की। अब आप बताओ कि मैंने कैसे जाना, मैंने ऐसे जाना कि जैसे मैंने पढ़ाया है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। यहाँ पर 3 चीजें हैं और तीनों के साइज में डिफरेंस, सिटी का साइज देखो थोड़ा बड़ा है, स्टेट का साइज थोड़ा उससे छोटा और जिप का साइज थोड़ा उससे छोटा, ठीक है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 6 का होगा, ये 4 का होगा और ये 2 का होगा। तो 4 2 6 ये हो जाएंगे और 6 6 12, 12 कॉलम पूरे कवर हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ ये पूरी विड्थ ले रहा है तो ये 12 कॉलम का होगा। यहाँ दो समान साइज के बने, जब दो इक्वल साइज की कोई चीज बनी है तो मान के चलो 6-6 कॉलम की ही होंगी, क्योंकि 12 कॉलम ही टोटल बन सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, डिव में अपने हिसाब से कॉलम देना है। आप लेआउट खुद से बना सकते हो, आप इनका कॉपी ना करो, कॉपी करने का कोई फायदा नहीं। मानो कर सकते हो, कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, बट अगर आप लेआउट खुद से बनाओगे ज्यादा सही है। कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने जिसे अभी दिखाया था, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चीज क्या पड़ी, ये पड़ी, ठीक है। अब मालूम मैं 2 बनाना चाहता हूँ ऐसी 6-6 कॉलम की, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। अभी देखो मैं जाऊंगा यहाँ पे, कितने कॉलम का बना हुआ है, 6 कॉलम का। मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे को कॉपी कर लूंगा यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक, इस वाले डिप तक, ठीक है। कंट्रोल C और यहाँ पर लेकर आएंगे कंट्रोल V करने के बाद में अभी यहाँ पे डार्क है, इसमें क्या करेंगे, डेंजर कर देंगे, DANGR डेंजर, ठीक है। ये मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा था, 2 आ गए। अगर आप इसी को 3 बनाना चाहते हो, ठीक है, तो 4-4 का कर दो, क्या दिक्कत है। मैं 4-4 का भी करके दिखा देता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आता हूँ इस डिप के बाहर और यहाँ कंट्रोल V करूँगा। कंट्रोल V करने के बाद में 6 की बजाय यहाँ पे करा 4, ऊपर जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, यहाँ पे भी कर देंगे 4, ठीक, और यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी कर देंगे 4। अब देखो ये मैं खुद से लेआउट बना रहा हूँ, मैंने अभी कोई मेहनत नहीं करी, ज़्यादा दिमाग में नहीं दिए थे, खुद बन गए। तो ये लेआउट आप चाहे इसका कॉपी कर लें, चाहे आप खुद से बना लें। कहोगे भैया इसमें क्या, देखो डिजाइनिंग में ही तो फर्क है। इसमें हाइट दे रखी है, हाइट हटा दो, कलर दे रखा है, कलर हटा दो, सिर्फ बॉर्डर दे दो, बन जाएगी सेम ऐसी, ठीक है। तो एक मान लो मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने यहाँ पर दिया ईमेल पासवर्ड 2 बनाए, आप एक ईमेल का बना दो, एक पासवर्ड का बना दो, एक नेम का बना दो, आप ऐसे बना दो। चीज तो वही है ना, यहाँ पे एक ईमेल का कर दो, एक पासवर्ड कर दो, यहाँ पे 2-2 करने के बजाय। चीजें इस तरीके से लेआउट डिजाइन होती हैं। अगर लेआउट डिजाइनिंग में थोड़ी सी अगर समस्या नहीं समझ में आ रहा है, आप जाकर मेरी पहली नहीं दूसरी वीडियो देखो। पहली में मैंने क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझाया, दूसरी में मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। डे 2 की बूटस्ट्रैप देखो, उसमें मैंने बताया कि ग्रिड के जरिए आप कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। लेआउट का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव बनाना चीजें, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक लास्ट चीज है ये देखो वैलिडेशन फॉर्म के अंदर, ये कोई काम की नहीं है, बस मैं समझा देता हूं, आप मन हो तो उसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं, पर ऐसे जनरली यूज होगी नहीं। जैसे यहाँ लिखा मार्क, यहाँ ऑटो। अब आप किसी भी चीज के अंदर जब इनपुट फील्ड के अंदर आप रिक्वायर्ड लगा देते हो, तो रिक्वायर्ड लगाने से क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अभी मेरे पास जो कोड है इसी के अंदर मैं क्या करता हूं, इनपुट के अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देता हूं। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मैंने लगाया रिक्वायर्ड। अब क्या है जनाब, मैं यहाँ पे जाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पे सबमिट बटन दी गई है, क्या यहाँ पे सबमिट बटन दी गई है, नहीं दी गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा इसके अंदर एक सबमिट बटन बनाऊंगा, या फिर इसके बाहर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो SUBMIT सबमिट, ठीक है, बटन बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबमिट बटन है। अब मैं इसको जैसे सबमिट पे दबाऊंगा तो यहाँ पर बताएगा पहले भैया फॉर्म को फिल करो, प्लीज फिल योर फील्ड, मतलब इसको फिल करो। जिस फील्ड के अंदर आप रिक्वायर्ड लगा देते हो उस पर ये इस तरीके से हाईलाइट करता है। तो ये है नॉर्मल तरीका जो कि HTML देता है। बट यहाँ पर इन लोगों ने क्या वैलिडेशन का यूज किया है, यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है मार्क ऑटो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं मार्क ऑटो हटा देता हूं, और अब मैं यहाँ पे जैसे सबमिट बटन दबाऊंगा ये बाकायदा रेड कलर का हो जाएगा, मतलब डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, रेड कलर का हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ जाएगा, और नीचे लिख के आएगा भैया यहाँ पे अपना नाम डालो, यहाँ पर अपना जिप डालो, जिप कोड, और यहाँ पे सिलेक्ट वैलिड स्टेट डालो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी सिटी का नाम, ठीक है, यहाँ पर डालो, और यहाँ पर एग्रीमेंट को टिक करो। तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, ये सिर्फ CSS से नहीं हो रहा है जनाब कि आप इसको सिर्फ इतने को कॉपी करके यहाँ पर डाल दो, इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, ये आपको जावास्क्रिप्ट को भी करना होगा कॉपी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये चीज़। कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फॉर्म के ही अंदर इसको करते हैं, ये फॉर्म है, और इसको अंदर मैं नीचे तक लेकर जाऊँगा, और इस वाले डिप तक मैं कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल V करने पे मैं देखता हूँ पहले ये आया कि नहीं आया, ये अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी पर इसमें कोई चीज़ काम नहीं करेगी, अब आपको जावास्क्रिप्ट भी साथ में चलानी होगी। जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए। एक सेकंड में रख देना, मैं टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ कॉलेज यहाँ 4 लिखा है मैं यहाँ पे 9 कर दूंगा। 9 करने के बाद में यहाँ पे नीचे आऊँगा, नीचे आने पे क्या है, डिप के बाहर एक स्क्रिप्ट चलाओ, स्क्रिप्ट टैग बनाया, स्क्रिप्ट टैग इस तरीके किया, और सारा कोड जो इन्होंने दिया है बूटस्ट्रैप वालों ने कि ये वाला कोड, ठीक है, इसको किया कॉपी। इसको कैसे करेंगे कॉपी, कॉपी का ऑप्शन दिया नहीं है तो ऐसे ही करना होगा, बस भाया बस हो गया, कंट्रोल C, ठीक है। कंट्रोल C करने के बाद में यहाँ पर आए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग इस तरीके किए और कंट्रोल V कर दिए, ठीक है। अब मेरे साथ से ये चल जाएगा, नहीं चलता तो मैं देखूंगा इसको क्यों नहीं चला। सबमिट बटन दबाया और इसने बता दिया कि भैया यहाँ पे आपने नाम डाला है, ठीक है, लुक गुड, पर यहाँ पे आपने क्यों कुछ नहीं किया है। तो ये क्या है, ये सिर्फ CSS से नहीं जावास्क्रिप्ट से, और ये आपको क्या करना है, ये आपको खुद से भी बनाना होगा, कुछ फ्रंट एंड में बनता है, कुछ बैक एंड में बनता है जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये था वैलिडेशन। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोगों ने फॉर्म तक कंप्लीट पढ़ लिया है, जहां पे आज आपको जानने को मिला बहुत सारी चीजें, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। यहाँ पे आपको फॉर्म कंप्लीट जानने को मिल गया, किस तरीके बनते हैं, टेबल जानने को मिल गया किस तरीके के बनते हैं, आपको यहाँ पे कॉलम ऑफसेटिंग के बारे में जानने को मिला, आपको यहाँ पे रीऑर्डरिंग के बारे में जानने को मिला, और क्लासेस जो मैंने बताई थी कि सेंटर कैसे करते हैं, इमेज को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, ये सब जानने को मिला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और चीजों को समझेंगे, जो कुछ क्लासेस बची हैं उनको भी समझाएंगे, और कंपोनेंट्स को समझेंगे कि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाते हैं तो आपको पूरा एक कंपोनेंट का ही ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, ये देखो कंपोनेंट्स, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें यूज करनी, क्या क्या क्लासेस हैं, और आप क्या क्लासेस डालोगे तो क्या इफेक्ट आएगा। आज के बूटस्ट्रैप कोर्स के इस डे 3 के अंदर आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट में जाएं और फीडबैक दें हम लोगों को कि हाँ भैया ये चीज समझ में आई है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।